हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। आरओ परीक्षा के लिए संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट नंबर 82 है और 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 3 ये रहेगा और 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। इन सबको देख रहे हैं ना आप लोग यार, है ना? देखते रहिए, काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। देखो 51 देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। 50 तक हो गया था ना? ठीक है, पढ़िए इसको, पढ़िए 51 को। यहाँ पे कुछ सीज हैं, सागर हैं, उनका आरोही क्रम बताना है। कौन छोटा है कौन बड़ा है। माइंड में इमेज लाइए सारे सागर की, ठीक है। मैपिंग किए हैं, मैप आप पढ़े होंगे, आपके पास मैप होगा। आपको मैप खोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सब कराऊंगा, ठीक है। मैं मैप दिखा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक अंदाजा लगाइए कौन सा सागर सबसे बड़ा होगा। अरल सागर देख रहे हो? अरल सागर तो बहुत छोटा सा है ना? सबसे बड़ा तो हमें यही दिख रहा है, भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी जो है ये सबसे बड़ा है। तो आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग और बढ़ते हुए क्रम में। तो तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे बाद में होगा। तो देखो उत्तर तो एक ही यहाँ से भूमध्य सागर से मिल जाता है। आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा हम लोग 8-10 चीजें और सीखेंगे जो प्रश्न में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ देखिए, ये आपको भूमध्य सागर दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सागर है। तो यहाँ और अरल सागर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, सबसे छोटा है जो। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा आपने देख लिया मेडिटेरियन सी, उसके बाद जो बड़ा है ना, यानी मेडिटेरियन से जो छोटा है वो ब्लैक सागर है, इससे छोटा जाएंगे तो कैस्पियन सागर है, और सबसे छोटा अरल सागर है, ठीक है। इसको उल्टा करके भी देख सकते हो, सबसे छोटा अरल सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर ब्लैक सागर, फिर मेडिटेरियन सी। तो देखो कितना आसान है, सब लाइन से लगा हुआ है ना? देखो सब लाइन से है, तो और भी आसान है याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि अगर वेस्ट से, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट चलेंगे और ये सागर जो पड़ते हैं इन लाइन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ, अरब सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर और ये मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये इटली के पास वाला हिस्सा है। तो ये पूरे, ये क्रम जो है ना वो बढ़ता हुआ है ना? इस तरह से, इस तरफ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम दिखेगा। और भाई आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इन सागरों का क्रम घटता जा रहा है। तो बहुत आसान है, याद रखना भी, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें देखिए, ये तो आपने क्रम देख लिया, ये आपने क्रम देख लिया। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, आपको सब रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉस्फोरस की जो जल संधि है ये स्ट्रेट है, ठीक है। किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ती है? आपको लगा देना है ब्लैक सागर और सी ऑफ मरमरा। मरमरा का सागर और ब्लैक सागर को जो संधि जोड़ती है उसका नाम है बॉस्फोरस सागर, आपको फिगर में दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्डेनल्स की जो संधि है ये किन किन सागर को जोड़ती है? तो आपको सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, है मेडिटेरियन सी का भाग, लेकिन ये एजियन सागर है, ठीक है। एजियन सागर है। तो एजियन सागर के बारे में अगर पूछा जाए या फिर ऐसे पूछ ले कि डार्डेनल्स की संधि किन किन सागर को जोड़ती है, तो एजियन सागर और सी ऑफ मारामारा आपको लगाना है। दो क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे इसके अलावा आपको देखना है ये जो रिवर्स हैं ये ड्रॉप कहाँ कर रही हैं, क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर डेन्यूब, ये जो बाल्टिक सागर से फ्लो करती है ना? रिवर डेन्यूब कहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉप कर रही है। माउथ कहाँ है इसका? ब्लैक सागर में। नीपर, ये जो नीस्टर नदी आपको दिख रही है, नीस्टर नदी कहाँ पे गिर रही है? ब्लैक सागर में। रिवर नीपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे गिर रही है? ब्लैक सागर में। रिवर डॉन कहाँ पे गिर रही है? ब्लैक सागर में, ठीक है। लेकिन रिवर बोल का आपको ध्यान रखना है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ब्लैक सी नहीं लगा देना है, ओके। इसके अलावा अरल सी पे आइए। अरल सागर के बारे में, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है रिवर का, एक हिस्सा ये दिख रहा है ना, और एक रिवर ये दिख रही। तो ये रिवर जो है, एक है सिर दरिया और दूसरी है एमू दरिया। तो ये है एमू दरिया और ये है सिर दरिया, SYR, ठीक है। ये दो रिवर हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। खैर अब बहुत ज्यादा पानी ले नहीं जा पाती हैं क्योंकि डैम्स वगैरह बहुत ज्यादा बन गए हैं। इस वजह से अरब सागर की स्थिति वैसे भी बेकार रहती है ना, सूख भी चुका है काफी। तो डैम्स बहुत ज्यादा बन गए इरिगेशन पर्पज से। तो जो रिवर का पानी है, फ्रेश वाटर जो है, वो अरब सागर में गिर नहीं पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी चला जाता होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। चलिए वापस चलिए क्वेश्चन पे। कहाँ पे थे? तो इसका आंसर तो हम लोग को मिल गया। चलिए 52 पे आइए। 52 में पूछा है, कथन कारण का क्वेश्चन है।
यहाँ पे पूछा गया है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, कारण में क्या लिख रहा है, विषुव की स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इंग्लिश वाले में लिखा है, आप देख लीजिए। ये कह रहा है कि इक्विनॉक्स जो होता है ये सूर्य उस दिन कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ऐसी बात तो नहीं है ना? क्योंकि इक्विनॉक्स जो है, विषुव की स्थिति जो है, वो कहाँ पे बनती है? इक्वेटर पे बनती है। ठीक है, इक्वेटर पे, ना कि कर्क रेखा पर। तो ये तो गलत हो गया। आप देखो यार, सिंपल सा फंडा जानते होंगे। ये अर्थ है हमारी, ये आपको तीन काल्पनिक रेखाएं दिखती हैं, है ना? 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ और 0 डिग्री, है ना, इक्वेटर। ये जो जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे रात और दिन की लंबाई बदलती नहीं है। ठीक है, बहुत माइल्ड मतलब डिफरेंस रहता है, बहुत हल्का डिफरेंस रहता है, वेरिएशन बहुत कम रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल जो जोन है, या फिर 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, या फिर कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे दिन रात की लंबाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, रात और दिन की लंबाई एक जैसी रहती है। क्लियर है? ये दिन यहाँ पे हो गया। लेकिन आप इसके बियॉन्ड जाएंगे, आप इसके बियॉन्ड जाएंगे तो यहाँ पे डे और नाइट की लेंथ में फर्क दिखेगा। लेकिन वो डेज पे डिपेंड करेगा, वो दिन पे डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे अर्थ है किस जगह, है ना? वो आपने आप जानते हैं ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये इक्विनॉक्स है। अब यहाँ पे ठीक से समझिए, इक्वेटर है 0 डिग्री। आप यहाँ से शुरू कीजिए इक्वेटर से, यानी सूरज शुरू कर रहा है। ठीक है, ये तारीख है 21 मार्च। 21 मार्च को सन जो है वो ओवरहेड रहता है इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा कर्क रेखा की तरफ। ठीक है, कर्क रेखा की तरफ, और इसको यहाँ तक पहुंचने में, यानी इक्वेटर से कर्क रेखा तक पहुंचने में 3 महीने का समय लग जाएगा। और 21 मार्च में आप 3 महीना जोड़ेंगे तो ये 22 जून आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का यहाँ पे क्या सेंस है कि 22 जून एक ऐसी तारीख है जहां पर, जिस दिन, 22 जून ऐसी तारीख है जिस दिन सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, अब यहाँ से वो जर्नी फिर से वापस करेगा सूरज। ठीक है, मान लो अभी यहीं पे है ना कर्क रेखा पर, अब वो फिर से यहाँ पे जर्नी शुरू करेगा इक्वेटर की तरफ। ठीक, फिर से 3 महीना लग जाएगा। 22 जून से 3 महीना और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 23 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर। इसका मतलब है इक्वेटर पे आपको दो तारीख मिल गई है, 21 मार्च मिल गई है और 23 सितंबर मिल गया है ना? इन्हीं दो तारीख को बोला जाता है इक्विनॉक्स, जो आपको स्टेटमेंट वन में दिख रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिख रहा है अभी कथन में। तो वो यहाँ से आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जर्नी मकर रेखा की तरफ रहेगी। तो यहाँ से अभी इक्वेटर पे है, मकर रेखा की तरफ आ रहा है। इसको यहाँ पे 3 महीना लग जाएगा, तो 3 महीने यहाँ लग गए, 3 महीने वापस आने में लग गए, 3 महीने में फिर से मकर रेखा पे। ठीक है, और 3 महीना फिर वापस जाएगा मकर रेखा से इक्वेटर की तरफ, तो 3 महीना वहां पे लग जाएगा, तो हो गया पूरा एक साल। क्लियर? तो मकर रेखा पर जिस तारीख में आता है उस तारीख का क्या नाम हो जाएगा? 23 सितंबर में 3 महीना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिसंबर की डेट आ जाएगी। 22 दिसंबर कर लीजिए या 21 दिसंबर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मकर रेखा से फिर से यहाँ पे जाएगा इक्वेटर की तरफ, 3 महीने का समय लग जाएगा और वापस पहुंच जाएगा 21 मार्च पर। ठीक है, दिसंबर में 3 महीने जोड़ोगे मार्च आ जाएगा। क्लियर है? तो यही ऐसे साइकिल रहती है। तो तारीखें याद रखना है आपको। 22 जून पर कर्क रेखा पर लंबवत रहता है सूरज। 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत रहता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। ठीक है, इन्हीं दो तारीख को या फिर इन डेज को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। वैसे इसी जो पूरे जोन में ही दिन और रात बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। क्लियर है? तो ये हमारा तो ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, कारण तो गलत हो गया था, कथन सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 53 देखिए। ऑरेंज रिवर के बारे में पूछा है। ऑरेंज रिवर कहाँ फ्लो करती है, किसकी बॉर्डर को ये शेयर करती है? एक फॉल भी पूछा है इन्होंने, तो देख लेते हैं। ये साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं और नामीबिया की बात कर रहे हैं। दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करती है ये नदी, अभी तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा मैप पर। और ये जो ओगरा बीस फॉल्स लिखा है ये भी इसी नदी पर स्थित है। तो ये दोनों बातें सही है, मैप पे दिखा दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है,
ये ऑरेंज रिवर भी आपको दिख रही है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका कंट्री है, ये ऑरेंज रिवर दिख रही है। और ये आपको उस नदी पर ओग्रा बीच जो वाटरफॉल है ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको लग रहा होगा कि ये बाउंड्री वाली बात जो है वो कहाँ पे है, ये वो उधर है। ये देखिए, ऊपर नामीबिया और ये साउथ अफ्रीका, इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ पे है, यहाँ से है ये चीज, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इतने हिस्से में ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका की। कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखो, आपको एक देश और दिख रहा है, लिसोटो। ये आपको लिसोटो दिख रहा है, इसको कंट्री विद इन द कंट्री बोलते हैं। ये आपको स्वाजीलैंड दिख रहा है, इसका नया नाम है इस्वातनी, है ना, नहीं ई स्वातनी, सॉरी, ई स्वातनी, ये स्वाजीलैंड का नया नाम है। तो ये भी कंट्री विद इन द कंट्री है। कर लेंगे भैया। चलिए वापस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों बातें सही। 54 देखें फटक से। यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स पूछा है, इससे तो ये समझ लीजिए कम से कम 50 क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो 5 ग्रेट लेक्स जो हैं, इनको 5 फिंगर लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, 5 फिंगर लेक्स भी बोला जाता है। तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन लेक्स के अंदर, रिवर बैंक्स पर जो भी शहर हैं यूएसए के, वो पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, सारी चीजें यहाँ पे सीखना। पहले तो सीक्वेंस सीख लीजिए। सबसे पहले आपको वेस्ट से ईस्ट चलना है। लेक सुपीरियर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आपको लेक मिशिगन दिख रही है। उसके बाद लेक ह्यूरॉन दिख रही है। फिर लेक एरी दिख रही है। और सबसे लास्ट में या फिर सबसे ईस्ट में लेक ओंटारियो। ये तो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सीखे। हम लोग लेक सुपीरियर से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको ये डुलुथ जो शहर दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है। ये लेक सुपीरियर लेक बैंक के पास है, ठीक है। दुलुथ को आपको मैच कराना है लेक सुपीरियर से। इतना क्लियर है। इस रिवर को मार्क कीजिए सेंट मैरी रिवर। अगर पूछा जाए कि रिवर कहाँ है, तो आपको बता देना है कि लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से जोड़ती है, ठीक है, लेक ह्यूरॉन से जोड़ती है। चलिए, अब वापस आ जाइए। यहाँ पे लेक मिशिगन के बारे में सीखेंगे। आपको दो साइड दिख रहे हैं, मिलवाकी दिख रहा है और शिकागो दिख रहा है ना। तो ये किस लेक बैंक पर है, ये लेक मिशिगन बैंक पर है। शिकागो कहाँ लगाओगे, लेक मिशिगन। मिलवाकी कहाँ लगाओगे, लेक मिशिगन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए, लेक ह्यूरॉन पर आ जाइए। लेक ह्यूरॉन जो है, इसमें सेंट क्लियर रिवर के बारे में पूछा गया एक बार। पीसीएस ने, आरओ ने पूछा है कि सेंट क्लियर रिवर यानी लेक ह्यूरॉन को लेक एरी जो जोड़ रही है, कौन सी नदी जोड़ रही है, क्लियर रिवर जोड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे पतला सा जो चैनल है ना, उसको नदी ही बोल दे रहे हैं, ठीक। और इसके साथ साथ डेट्रॉइट रिवर जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शहर के बारे में पूछा जाता है, टोलेडो, एक शहर क्लीवलैंड और एक शहर बफेलो। ये तीन शहर लेक एरी से मैच कराना है आपको, ठीक है। टोलेडो, क्लीवलैंड और बफेलो। हो जाएगा। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। नियाग्रा फॉल पढ़ते रहते हो। नियाग्रा फॉल कहाँ पे स्थित है, लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में स्थित है। और टोरंटो जो शहर है, टोरंटो शहर लेक ओंटारियो से आपको मैच कराना है। टोरंटो, ओंटारियो से टोरंटो, कुछ कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं ना, कुछ लेटर मिल रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये याद रखने की ट्रिक है। सेंट लॉरेंस के बारे में पूछा जाता है। फाइनली जो पानी है इन लेक्स का, वो इस रिवर के माध्यम से कहाँ गिर जाता है, अटलांटिक ओशियन में। सेंट लॉरेंस रिवर ये ऐसे चली जाती है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इनको ध्यान रखना है। हो जाएगा ना अब। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए वापस चलते हैं। तो ये लगा, लेकिन अब यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल्स पूछा है। बताइए बेल्जियम की कैपिटल क्या है। बर्लिन तो बहुत आसान है, जर्मनी में पढ़ते रहते हो ना। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। बी का फोर, बी का फोर, एक एक में ही है, काम बन गया हमारा। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। पोलैंड की कैपिटल वारसा है और बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, ठीक। चलिए 56 देखें। साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें यानी जो वेस्टर्लीज हैं, इनका विकास
65 से 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। ये साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। कारण लिखा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव है। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है ना। लेकिन अभी कथन में ये देख लीजिए कि ये जो इन्होंने डेटा लिखा है लैटिट्यूड का 65 से 75, ये सही लिखा है, क्योंकि वो यहीं पे गलती करा सकता है। तो 65 से 75 तो बहुत ज्यादा बियॉन्ड हो गया यार, है ना। यहाँ पे तो जो प्रेशर बेल्ट है वो चेंज ही हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दी है। वेस्टर्लीज का जो डेवलपमेंट होता है ना साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये 40 डिग्री से 65 होता है, 65 से 75 नहीं होता है। ठीक, 40 से 65 डिग्री ये लैटिट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है, कारण सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समुद्री धारा यानी ये जो करंट्स पढ़ते हो आप, है ना। कैनरी धारा हम लोग पढ़ते हैं, गल्फ की करंट पढ़ते हैं, ब्राजील करंट पढ़ते हैं, अग्लवास पढ़ते हैं। ऐसी तमाम करंट्स हैं। और ये नदी है भाई, है ना, महासागर में चलने वाली नदी है। इनको नदी की तरह ट्रीट करना, क्योंकि ये पतली सी स्ट्रिप थोड़ी ना होती है जिसमें पानी बहता है। ये भी कई कई किलोमीटर चौड़ी होती हैं। ठीक है, और पोल टू पोल वाटर सप्लाई का काम करती हैं। ओशियनिक करंट बहुत बड़ा रोल है इनका। तो पृथ्वी घूम रही है ना, रोटेशन है पृथ्वी के पास, तो डायरेक्शन तो डिसाइड हो गई। तो ये कुल मिला के यहाँ पे रोटेशन जो है अर्थ का, ये अफेक्ट करेगा समुद्री धारा को। डेंसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डेंसिटी यानी पानी में वजन कितना है ना, डेंस कितना है वहां पे। वजन का मतलब है कि देखो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी, है ना, लवणता ज्यादा रहेगी। तो भारी वाटर अगर रहेगा, वजन में ज्यादा रहेगा पानी, तो उसको फ्लो करा पाना, और जो हल्का पानी रहेगा उसके फ्लोइंग स्पीड में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तीसरा यहाँ पे लिखा है वायु दाब और पवन। भाई एयर प्रेशर विंड तो बिल्कुल डिसाइड करेगा इनके डायरेक्शंस को ही, है ना। लेकिन पृथ्वी जो धीरे धीरे अपना घूम रही है, चक्कर लगा रही है सन का, इससे क्या मतलब है। इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हटा दीजिए। यहाँ पे केवल 1 2 3 हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए देखें 58, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है। प्रगतिशील जनसंख्या, प्रगतिशील जनसंख्या इंग्लिश में लिखा है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। तो अभी तो बिना पढ़े ऐसे समझ में आ रहा है कि जन्म भी होते रहे और लोग मरते भी रहे, है ना। मतलब अपनी उम्र जी के, है ना, तो जन्म भी होते रहे और मृत्यु भी होती रहे। ऐसा ना हो कि जन्म बहुत ज्यादा हो जाए, मृत्यु कम हो रही है, तब गड़बड़ हो जाएगा, जनसांख्यिकी गड़बड़ हो जाएगी ना। और इसका उल्टा भी अगर हो जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। जन्म कम हो रहे हैं और मर बहुत ज्यादा रहे, तब भी गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। तब उसको प्रोग्रेसिव कहाँ बोलेंगे। तो ये वाली जो स्थिति है ये तो एक तरीके से बैलेंस वाली स्थिति नजर आ रही है ना, बैलेंस वाली। लेकिन यहाँ पे प्रगतिशील लिखा है, तो प्रगतिशील में याद रखें प्रोग्रेसिव में यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो हाई रहना चाहिए और डेथ रेट जो है वो भी हाई रहना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे देखो यही लिखा है, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर। ठीक है। चलिए 59 देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है। साइक्लोन क्या होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में जो हवाएं तेज गति से घूमती हैं, वही साइक्लोन है ना। खास बात क्या रहती है, यहाँ पे लो प्रेशर रहता है कि हाई प्रेशर रहता है। बस यही बातें सीखनी होती हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में प्रेशर लो प्रेशर रहता है सेंटर में कि हाई प्रेशर रहता है, और टेम्परेट में कैसा रहता है प्रेशर, लो प्रेशर रहता है हाई प्रेशर रहता है। ये वैसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोग, है ना, एंटी साइक्लोन वाले में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। पहली बात लिखी है, निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है, समुद्र में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन 5 डिग्री अक्षांश तक थोड़ी ना होते हैं, यहाँ तो कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होता है। तो यहाँ पे तो साइक्लोन उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात गलत लिखी है। साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उत्पन्न होते हैं उनका जो रेंज है, वो रेंज आपको ध्यान रखना है 5 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ की बात हो चाहे वो साउथ की बात हो। नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो। ठीक है, यहाँ पे डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहली बात गलत है। इनके लिए समुद्र का तापमान जो है वो 27 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। ये फैक्चुअल है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा टेक्निकल में पढ़ना है तो समय लगेगा फिर, है ना। दोनों टॉपिक को समझने के लिए 15 20 मिनट चाहिए, तो उतना समय तो मुझे नहीं लगता देना चाहिए, है ना। यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। हाँ, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए
देखें 60 क्वेश्चन। नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव, वर्टिकल इरोजन बोल रहे हैं। वर्टिकल इरोजन का क्या मतलब है? नदी आ रही है ना, नदी आ रही है, ये आ रही है नदी, मान लो यहाँ से गिर रही है, तो ये वाटरफॉल भी हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन भी वर्टिकल हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो गिरने के बाद कटाव होगा, ये बोल रहे हैं कि यू शेप्ड वैली का निर्माण होता है। ये सही है कि गलत है? यू शेप होगा कि वी शेप होगा? और दूसरी बात है, रिफ्ट वैली आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्स। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है। ये बात तो ठीक है भैया, दो प्लेट है ना, खिसक गई दोनों, बीच में जगह बन गई, खाई बन गई, यही भ्रंश हो गया, यही भ्रंश होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे कैसे मूव करती हैं सब तो जानते होंगे, है ना। सिंपल है, कॉमन सेंस है। पानी को गिराना, है ना, मिट्टी पे गिराना, समझ में आ जाएगा। वी शेप की आकृति बन रही है यू शेप की, ठीक है। यहाँ पे यू शेप नहीं होना चाहिए, वी शेप होना चाहिए। बी, बी बोलेंगे कि वी? यूपी वालों में बड़ा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन को लेकर। पहली बात गलत हो जाएगी, दूसरी बात सही है, ठीक है। चलिए 61 देखिए। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर, लेयर्स कौन कौन सी पढ़ते हैं? आई एम एस टी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और लास्ट में सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर, यही पढ़ते हो। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है? इस परत में तापमान समान रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। बताइए भैया कितनी बात सही है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे सीखिए पहले, आपको ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वाला लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर आप बढ़ रहे हो तो ट्रोपोपॉज है पहले, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर स्ट्रेटोस्फेयर आ रहा है ना, या फिर ट्रोपोपॉज खत्म होता है, तो यहाँ से फिर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे बढ़ता जा रहा है। नीचे वाली लाइन जो है ना वो टेम्परेचर वाली है, ये वाली लाइन -20, 0, 20, 40, है ना। तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ रहता है? कुछ कुछ यहाँ पे कुछ हाइट तक रहता है, जो आप ट्रोपोपॉज में देख रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में तो बात इन्होंने गलत लिख दी है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है ये बात। लेकिन कारण गलत लिखा है। इस परत में तापमान समान रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऐसा नहीं है। इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति इसलिए है क्योंकि वहां पे हवाएं हॉरिजेंटल चलती हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल चलती हैं। और प्लेन जो है वो भी कैसे चलता है? हॉरिजेंटल ही चलेगा ना, वर्टिकल थोड़ी ना चलता है। तो ये जो हॉरिजेंटल हवाएं हैं ये इसको फेवर करती हैं। मतलब जो एयर थ्रस्ट होता है उसको फेस नहीं करना पड़ता है मशीन के इंजन को, ठीक है। तो यहाँ पे कारण हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलिए ये देखें 62। कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है? कजाकिस्तान देख रहे हो, तजिकिस्तान भी देख रहे हो, ऑस्ट्रिया भी देख रहे हो, लीबिया भी देख रहे हो। तो लीबिया तो यार बिल्कुल पोर्ट पर है ना। सॉरी, पोर्ट बोल रहे हैं, कोस्ट पर है, मेडिटेरियन सी के। तो चौथा तो निकाल दीजिए इसमें से, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा यही पूछा ही है, स्थलरुद्ध देश कौन सा नहीं है। अब चूंकि कजाकिस्तान तो यार कैस्पियन सागर से टच करता है, तो इसको क्या मानेंगे आप, स्थलरुद्ध मानेंगे या फिर पार्शियल लैंडलॉक्ड कंट्री मानेंगे, क्या मानेंगे? इस पे हम लोग मैपिंग की वीडियो किए थे। मैपिंग की एक सीरीज पड़ी है चैनल पे, करीब 100 क्वेश्चन के आसपास किए हैं। मैपिंग के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर वो देख लेते हैं तो। थोड़ी हाई स्पीड में है, अगर मैनेज हो सके तो देखना। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने वीडियो हैं वो, 2-3 साल पहले रिकॉर्ड किए थे। हाँ लेकिन उसमें आपको एक एक चीज मैप से दिखाई गई है, तो हेल्प करेगा काफी। वहां पे ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बताए गए थे कि मान लो कोई देश है और छोटी सी लेक से अगर टच कर रही है उसकी बाउंड्री, तो इसको लैंड लॉक्ड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर पार्शियल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मतलब पार्शियल कैटेगरी में आएगा या फिर फुल कैटेगरी में आएगा। अब देखो यहाँ पे कजाकिस्तान को सबसे पहले देख लो। कजाकिस्तान की बॉर्डर देखो लाई कर रही है कैस्पियन सागर से, इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, अरब सागर भी आपको दिख रहा है, उज्बेकिस्तान भी दिख रहा है। चलिए, खैर ये टॉपिक नहीं है अभी, यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए।
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री है जो लैंड लॉक्ड नहीं है, वो है लीबिया। केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। कजाकिस्तान ठीक है, कैस्पियन सागर से टच कर रहा है, लेकिन आपको क्या मानना है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये फुली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, उसके बारे में बताएंगे कभी, तो समय मिले तो देख लेना, गूगल कर लेना। चलिए 63 देखिए। यहाँ पे ट्राइब से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन ट्राइब कहाँ रहती है। मसाई ट्राइब के बारे में जानते हैं, गाय को पालते हैं ये। ठीक है, गाय को पालते हैं। एक काम और करते हैं, गाय से दूध भी ये निकालते हैं। ठीक है, और गाय का इंजेक्शन से खून भी निकालते हैं। इंजेक्शन से, उसी इंजेक्शन वाले खून को फिर इसमें दूध में डालते हैं, गिलास में पी जाते हैं। ये ऐसा वहाँ का कल्चर है, रिचुअल है। ठीक है, वो करते हैं मसाई, मसाई ट्राइब। तो मसाई है कहाँ पे? मसाई ट्राइब है तंजानिया में। ठीक है, रुवाला तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नहीं है, ये तो उत्तरी अरब का है। टेडा जो है, टेडा ये लीबिया की है। ठीक है, और बुशमैन तो बहुत आसान है, कालाहारी डेजर्ट हम लोग जानते हैं। कर लेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, 24 13, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 64, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिखी हैं, पर ये 3 प्रॉपर्टी कौन से क्लाइमेट की हैं, ये आपसे पूछना वो चाह रहा है। पहली बात पढ़िए, वार्षिक तापांतर अधिक होता है और औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम होती है। बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें ऐसे हैं तीनों स्टेटमेंट में, जिससे आप उत्तर जान सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको तापांतर अधिक, ये जो वार्षिक एनुअल हाई एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो लिखा, नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये चीज तो समझ में आ रही है ना, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप पेड़ से समझ सकते हो, वहाँ के वेजिटेशन से समझ सकते हो कि ये कौन सा क्लाइमेट हो सकता है। इन सभी चीजों को हम लोग पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पुरानी टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा। देखो पहली बात लिखी है कि एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये बहुत ज्यादा होता है, और औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। देखो यहाँ पे वार्षिक तापांतर पूछा है। ठीक है, वार्षिक तापांतर में तो आप कोई भी 2 सीजन उठा सकते हो, है ना। सर्दी का सीजन उठा सकते हो और गर्मी का सीजन उठा सकते हो। इसमें जो टेम्परेचर रहेगा दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर दिख रहा है तो ये बात पहली वाली सही हो जाएगी। तो अगर सर्दी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडे रीजन की अगर हम लोग बात करें, जैसे पोलर रीजन की बात कर ले रहे हैं, -70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर, है ना। और गर्मियों में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है यहाँ पे, है ना। गर्मियों में भी सर्दी रहती है। तो अगर आप समर का देखेंगे टेम्परेचर, तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस दिख रहा है 80 डिग्री सेल्सियस का, है ना। 80 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे फर्क है। वार्षिक तापांतर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस का है। तो ये तो अच्छा खासा है ना, ये तो टेम्परेचर अच्छा खासा माना जाता है। अब चूंकि हम लोगों ने ये एजम्पशन लिया था -70 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, तो एजम्पशन तो लिया है लेकिन कुछ सोच के तो लिया होगा। आप इसको टैगा मान रहे होगे तीनों प्रॉपर्टीज को, या फिर टुंड्रा मान रहे होगे। जैसे यहाँ पे देखो कोणधारी वृक्ष लिखा है, स्प्रूस लिखा है, इसके अलावा पाइन भी होता है इसी कैटेगरी का। ठीक है, पाइन होता है, स्प्रूस होता है, लार्स होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट की है। ये वेजिटेशन होता है टैगा की। ठीक है, टैगा बायोम जो होता है, टैगा क्लाइमेट जो होता है, उसकी खास बातें हैं। अब अगर आप ग्लोब पे देखेंगे, ये 0 डिग्री है, ये आर्कटिक सर्कल बना दिया, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ। ठीक है, अब देखो आप 65 डिग्री तक जाएंगे, यानी आर्कटिक सर्कल तक अगर जाएंगे तो आपको वहां पे टैगा मिलेगा। 65 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आपको फिर पोलर रीजन मिलेगा। पोलर रीजन को टुंड्रा भी बोलते हैं, है ना। और टुंड्रा रीजन में तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे तो भैया कुछ वेजिटेशन होता नहीं है। इतना टेम्परेचर डाउन रहता है कि यहाँ पे जो ट्री ग्रोथ है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पे ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ना कि नो ट्रीज लैंडस्केप होता है टुंड्रा टुंड्रा का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये पेड़ कहाँ से हो जाएंगे, कोणधारी वृक्ष कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब है कि टुंड्रा तो नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये फिर सारी प्रॉपर्टी किसकी बताई जा रही है? ये टैगा की बताई जा रही है। और टैगा को ही साइबेरियन साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। साइबेरियन किसको बोला जाता है? टैगा को। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरी बात में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो यार, प्रेशर बेल्ट में आप लोग पढ़े हैं, किस जोन में प्रेशर कम रहता है, किस जोन में ज्यादा रहता है। और टेम्परेट साइक्लोन हुआ या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ या फिर एंटी साइक्लोन हुआ, इनकी बातें आप लोग समझते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, मैं आपको रिवाइज करा दूं। टैगा और टुंड्रा में क्या फर्क है। सबसे बिल्कुल ऊपर वाला जो रीजन है वो तो टुंड्रा है, ठीक है, ध्यान रखना, पोलर वाला। उसके नीचे आएंगे तो आपको टैगा मिलेगा। क्लियर है। जैसे ए अगर टैगा है, ए अगर टैगा है, टैगा बायोम, तो सबसे ऊपर आप जाओ, ये वाला रीजन जो है ये टुंड्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। अब हम सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं पहले, तो इसको पोलर क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। इसी को आर्कटिक क्लाइमेट भी बोल लीजिए, ये भी ठीक है। बियॉन्ड कहाँ से क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जाइए तो आपको टुंड्रा मिलेगा, चाहे नॉर्थ जाइए चाहे साउथ जाइए। इतनी बात ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल ऑन साउथ इन साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी बियॉन्ड 66.5। वेजिटेशन कुछ होता नहीं है, जो होता है ये सब होता है। घास होती है, मोसास होता है, लाइकेन वगैरह होता है। नो ट्रीज, ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं यहाँ पे। परमाफ्रॉस्ट की स्थिति रहती है, आइस कैप बने रहते हैं, बर्फ से ढकी ढके रहते हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, यानी आर्कटिक सर्कल के नीचे आ जाइए, तो आपको मिलेगा टैगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहेगा, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि पोलर से हम लोग नीचे आ गए। यानी यहाँ पे जो विंटर होती है बहुत लंबी होती है, और गर्मियों में सर्दी जो होती है, गर्मियों में भी सर्दी होती है, ध्यान रखना। समर का सीजन जरूर है, लेकिन समर में भी सर्दी लगती है। अब 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, इतने में भी तो ठंडा जाता है आदमी। और यहाँ पे देखो वेजिटेशन क्या है, कोनीफेरस है, कोणधारी वन है, जैसे पाइन हुआ, स्प्रूस हुआ, और जो हम लोग फर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेजिटेशन से भी पहचान सकते थे इसका उत्तर। हो जाएगा। चलिए, और ये भी ध्यान रखना, साइबेरियन क्लाइमेट भी बोलते हैं टैगा को, क्योंकि वही रीजन लाई करता है ना। कनाडा से लेके आप इधर साइबेरिया साइड पूरा लाइन खींच के देखेंगे तो वही है। चलिए 65 फटाक से कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग कर भी चुके हैं। सेंट लॉरेंस रिवर जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंट लॉरेंस ग्रेट फाइव, फाइव ग्रेट लेक्स जो पढ़े थे हम लोग यूएसए में और कनाडा में, जिसमें से मिशिगन लेक एक ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से यूएसए में लाई करती है, और बाकी जो 4 लेक्स हैं वो बाउंड्री पर लाई करती हैं, ठीक है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर लाई करती हैं बाकी जो 4 लेक्स हैं, ठीक है। और क्या सीखा था इसके बारे में, सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में। सबसे लास्ट वाली जो लेक है उसका नाम है लेक ओंटारियो, है ना। लेक ओंटारियो से ये रिवर निकली है, यानी ये सारी लेक्स का जो पानी है वो सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से अटलांटिक ओशियन में ड्रॉप करती हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये रास्ते में दो भागों में या दो रास्तों में कट जाती है ऐसे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा बचा है ना, एक सेकेंड, रिवर को मैं इसी कलर से करता हूँ। और ये जो बीच वाला हिस्सा बचा है ये वाला, ये तो भूमि भाग हो गया। जैसे असम में मजूली आइलैंड पढ़ते हो ब्रह्मपुत्र पर, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, तो ये भी एक आइलैंड है। लेकिन इस आइलैंड पर एक शहर बसा हुआ है कनाडा का, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो ना पर्यावरण में, वही वाला मॉन्ट्रियल शहर। इसलिए मॉन्ट्रियल को क्या बोला जाता है, ये आइलैंड कंट्री है, ये सॉरी आइलैंड सिटी है, ठीक है। एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, ये लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में है। तो बीच का मतलब है कि यहाँ से कोई चैनल होगा जो दोनों लेक्स को जोड़ रहा होगा, तो वो चैनल है नियाग्रा रिवर का। नियाग्रा रिवर दोनों लेक्स को जोड़ती है, ठीक है। और इसी नियाग्रा रिवर पर ही नियाग्रा फॉल है। तो अगर इन बिटवीन पोजीशन पूछे तो एरी और ओंटारियो लगा देना, रिवर पूछे तो नियाग्रा लगा देना, ठीक है। हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, एक सेकेंड, इंग्लिश वालों को दिख रहा है ना, यह विश्व के बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, ये बात तो ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख भी बनाती है, सूर्य भी बनाती है, दोनों बातें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है। इसको देखना चाह रहे हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैप खुला ही है। लेक ओंटारियो देख रहे हैं आप, ठीक है, और लेक एरी भी देख रहे हैं, और ये आप नियाग्रा रिवर भी देख रहे हैं, ये नियाग्रा रिवर है, ये नियाग्रा फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे, ये चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये जो रिवर फ्लो हो रही है, ये वाली, ये जो रिवर है ये सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपको जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है भूमि भाग, ये है
मॉन्ट्रियल शहर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आइलैंड सिटी है मॉन्ट्रियल, कनाडा का। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। ये 66 में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है। अच्छा, बिंडहॉक तो है ना, ये भी कैपिटल है। मोगादिशु भी कैपिटल है। मोम्बासा तो एक पोर्ट है। और लोबिटो ये क्या है? ये भी पोर्ट है। तो ये जो बिंडहॉक कैपिटल है ये तो नामीबिया की कैपिटल है। मोगादिशु कैपिटल सोमालिया की है ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी देश की राजधानी जो नहीं है वो बताना है। तो मोम्बासा एक पोर्ट है भाई, बंदरगाह है। लोबिटो भी एक बंदरगाह है। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा जो कैपिटल सिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मैपिंग से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं। कर लेंगे ना ये जो मोम्बासा है ये केनिया का पोर्ट है, ध्यान रखना। मोम्बासा केनिया का पोर्ट है। और ये जो लोबिटो है ये अंगोला का पोर्ट है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंगोला, अंगोला पोर्ट। और मोम्बासा जो है ये केनिया का पोर्ट। ओके, चलिए 67 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? सारे डेजर्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, पहली बात। तो पहले तो नाम ही सीख लो, है ना। पहले तो नाम ही सीख लो कि ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। उसके बाद फिर सीक्वेंस लगाएंगे। ग्रेट सैंडी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रेट विक्टोरिया आसान है, पढ़ते रहते हो। गिब्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तनामी नहीं पढ़े होगे कभी, है ना, तनामी। तो इसको याद करो। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भैया हम तनामी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। चलिए, अब तनामी अगर नहीं आता है, बाकी तीन तो ठीक है, सैंडी विक्टोरिया गिब्सन हम लोग पढ़े हैं। मैप पे अगर थोड़ा बहुत देखे होंगे तो कुछ कुछ हिंट लगा ले जाएंगे। तो तीन ऑप्शन, तीन ये जो डेजर्ट हैं, तीन पढ़ के रखा है। तो तीन में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप लोग तो नहीं देखेंगे मैप, हमें दिखाना ही पड़ेगा। देखो मैं पॉइंट फोकस करके बता रहा हूँ। ग्रेट सैंडी को देखिए, दिख रहा है ना, ग्रेट सैंडी। इसके अलावा गिब्सन डेजर्ट आपको दिख रहा है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दिख रहा है। तनामी जो नया आपको समझ में आ रहा था, मुझे भी समझ में आ रहा था, ये तनामी डेजर्ट। तो सबसे नॉर्थ में देखो तनामी है ना। उसके अलावा फिर यहाँ सिमसन आ जाइए। तो जो मेजर डेजर्ट है वही आपसे पूछे गए हैं, छोटे छोटे पूछता तो और कठिन हो जाता। तो भैया सबसे ईस्ट में तो सिमसन है ना। तो सबसे नॉर्थ की अगर बात करें तो हमें तनामी डेजर्ट दिख रहा। सबसे ईस्ट की बात करें तो सिमसन दिख रहा। सबसे वेस्ट की बात करें तो ग्रेट सैंडी दिख रहा, है ना। उसके थोड़ा सा ईस्ट आएंगे तो गिब्सन डेजर्ट दिख जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए वापस आइए क्वेश्चन पे। अब चूंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन सही पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है, वेस्ट से ईस्ट नहीं पूछा है और ईस्ट से वेस्ट भी नहीं पूछा है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खोजने में कठिनाई लग रही थी। उत्तर से दक्षिण तो आसान है, सबसे नॉर्थ में आपने तनामी देखा, बस हो गया काम अपना, तनामी। अच्छा, सी ऑप्शन में भी तो तनामी है। उसके नीचे आपको कौन सा दिखा था? ग्रेट सैंडी दिखा था। उसके बाद ग्रेट सैंडी था, फिर गिब्सन था, फिर ग्रेट विक्टोरिया था। ये ऑप्शन ठीक है। एक बार और देखना है, देख लीजिए। तनामी, ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है। तो देखो कुछ कुछ चीजें याद रख लिया करो यार। सबसे नॉर्थ में तनामी हमने माइंड में सेट कर लिया। सबसे ईस्ट साइड में जो है सिम्पसन याद कर लिया। और सबसे नीचे जो बड़ा डेजर्ट है वो ग्रेट विक्टोरिया कर लिया। दो तीन, दो तीन मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक दो फैक्ट भी अगर याद है ना मैपिंग से तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, चलिए पहुंच गए हम लोग 67 पे। 68 देखिए, पर्वत हैं कुछ है, उनके स्थान है बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। एटलस माउंटेन कहाँ है? इजी है। अपलेशियन इजी है। प्रीनीज इजी है। ट्रकेंसबर्ग भी इजी है। ट्रकेंसबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। प्रीनीज तो ये बॉर्डर बनाता है ना, फ्रांस और स्पेन का। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है ना भाई, इसमें कठिनाई क्या है? कुछ भी नहीं। अपलेशियन ये यूएसए में है, ये तो कोल रिजर्व भी अच्छा खासा, अपलेशियन माउंटेन। और एटलस ये भी अफ्रीका में है, लेकिन मोरक्को साइड आना पड़ेगा, है ना। तो ये आसान है। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। मैप तो इतना जान ही रहे हैं मोरक्को किस साइड है ना। और साउथ अफ्रीका तो सबसे नीचे है। तो यहाँ पे मिलाइए अपलीशन, यूएसए मिला दीजिए। तो बी का हो जाएगा 3। बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, उत्तर तो हमें मिल गया। ए का हो जाएगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका, यानी ये मोरक्को की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये विस्तारित है। तो यहाँ पे
ए का 2 हो जाएगा। प्रेनी से बाउंड्री शेयर करती है, तो यहाँ पे देखो दक्षिण पश्चिमी यूरोप लिखा है, फ्रांस स्पेन यूरोप पहुंच जाइए, तो ये 4 हो गया। फ्रैंकफर्ट, एक ही ऑप्शन बचा है डी का 1, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 69 देखिए, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बताता भी रहता हूँ कि आप किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाइए, है ना, किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाइए, जैसे अफ्रीका है, तो ये ईस्ट साइड हुआ, ये वेस्ट साइड हुआ, यही ना। अभी कह रहे हैं कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल जो हैं ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में रहते हैं, यानी इस साइड में रहते हैं, कह रहे हैं, ठीक है। आप इंडिया को भी देख लीजिए, आपको थार दिख जाएगा पश्चिमी साइड में। आप यहाँ पे अफ्रीका देख रहे हैं, तो अफ्रीका में तो तमाम है, नामीबियन डेजर्ट आपको मिलेगा, कालाहारी आपको डेजर्ट मिलेगा, सब वेस्ट साइड में है। आप अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, है ना, सॉरी साउथ, हाँ, अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो आपको यहाँ पे, अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो आपको यहाँ पे एटाकामा जैसे डेजर्ट मिलते हैं ना, और भी तमाम यहाँ पे डेजर्ट हैं साउथ अमेरिका में भी। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि कोई भी कॉन्टिनेंट उठा लो, मतलब लगभग सभी कॉन्टिनेंट में ये सही बात है कि वेस्ट साइड में डेजर्ट स्थित हैं, ईस्ट साइड में कम है रिलेटिवली। इसका कारण ये लिखा है कि इस क्षेत्र में चलने वाली ट्रेड विंड जो है, व्यापारिक पवन, अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती हैं। दोनों बातें सही हैं, और ये ऑप्शन इसका right हो जाए। नहीं, ये जो कारण लिख रहे हैं, कैसे आप इसको सेटिस्फाई करेंगे। प्रेशर बेल्ट पे पहुंचिए जल्दी से। प्रेशर बेल्ट में आप ट्रेड विंड का डायरेक्शन देख रहे हैं, ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्थ हेमीस्फीयर में अलग है, साउथ हेमीस्फीयर में अलग है ना। एक डायरेक्शन कॉमन है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्थ हेमीस्फीयर की बात करें, तो ये जो ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड से आती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। वही अगर साउथ हेमीस्फीयर की बात करें, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ से आती हैं और इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। यानी दोनों का जो मुंह है ना, वो तो कॉमन है, लेकिन जो सोर्स है वो अलग अलग है। इतना समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली दोनों हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड जो फाइनली फ्लो होके जा रही हैं, वो किस तरफ जा रही हैं, वो तो वेस्ट की तरफ जा रही हैं। और आ किस तरफ से रही हैं, ये लगभग ईस्ट की तरफ से आ रही है ना, लगभग ईस्ट की तरफ से ही तो आ रही हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ईस्ट की तरफ से आ रही हैं। अब यही डायरेक्शन आप यहाँ से बना दीजिए। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आपको पता है इक्वेटर यहाँ से कट करती है ना, 3 कंट्रीज को कट करती है इक्वेटर। हमने ऐसे रैंडम बना लिया, अभी डायरेक्शन में बना दिया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। समझ रहे हैं ना भाई। तो हमने विंड की डायरेक्शन बना दी इस तरीके से, नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली, और साउथ हेमिस्फीयर वाली भी डायरेक्शन बना दी। ऐसे ही है ना ट्रेड विंड की डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो ट्रेड विंड स्ट्राइक कर रही हैं, वो पहले ईस्ट साइड में कर रही हैं, कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में। तो ये समुद्र से ये जो ट्रेड विंड आ रही है नमी लेके, मॉइस्चर लेके, वो तो यहीं बारिश कर देंगी, है ना, यहीं बारिश कर देंगी। अगर बारिश नहीं भी करेंगी, तो जो उसमें नमी होगी, उस नमी की मात्रा में कम हो जाएगी, ठीक है। वहां पे जो पहले से गर्म हवाएं होंगी, वो गर्म हवाएं ट्रेड विंड की नमी को सोख लेंगी। बहुत ज्यादा अगर सोख ली या फिर बहुत ज्यादा नमी लेके आई, तो बारिश हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आते आते, वेस्ट साइड आते आते, पश्चिम साइड आते आते, उनकी नमी हो जाएगी कमी, है ना, उनकी नमी में हो जाएगी कमी। तो फिर वो बारिश वारिश तो कर नहीं पाएंगे। अब उस रीजन में अगर बारिश नहीं होगी, वेस्ट रीजन में, तो फिर क्या रहेगा वहां पे, सूखा ही रहेगा ना, डेजर्ट ही बनेंगे वहां पे। तो ये कारण है। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए ट्रेड विंड की। समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं पिक्चर लगाया हूँ, ताकि आप एक नज़र में यहाँ पे रिकॉल कर सकें अपनी बात को, अपने फैक्ट को। अब यहाँ पे मैं पेंसिल तो नहीं चला पाऊंगा, मैं फोकस करके बता रहा हूँ। ये देखो, ये हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ये बीच वाला जो जोन दिख रहा है, तो डोल्ड्रम है। ये लो प्रेशर जोन होता है। 5 डिग्री के ऊपर जाएंगे, तो आपको ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली ट्रेड विंड है। और ये जो साउथ साउथ ईस्टर्ली आपको जो दिख रहा है, इनको साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड बोलते हैं। और डायरेक्शन देख रहे हो, जिस तरफ फ्लो कर रही है वो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन ओरिजिनेशन जो है वो अलग अलग है। समझ में आया ना।
चलिए कहाँ गए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इंग्लिश वाला कट गया था क्या हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो? कोई बात नहीं, इतना कठिन नहीं था वो भी। 70 में पूछा है, ईरान की सीमा कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। इसी टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए थे हम लोग कि ये जो मेडिटेरियन सी पूछा जाता है, ब्लैक सागर पूछा जाता है, कैस्पियन सागर पूछा जाता है ना, ये मेडिटेरियन सी, ये ब्लैक सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है। इसमें आकार का सीक्वेंस पूछा था। तो बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलिए तो आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको सभी सागर का। यानी सबसे छोटा अरल सागर, उससे बड़ा कैस्पियन सागर, उससे बड़ा ब्लैक सागर, उससे बड़ा मेडिटेरियन सागर। ठीक है। और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। सबसे बड़ा मेडिटेरियन, उससे छोटा ब्लैक सी, उससे छोटा कैस्पियन, उससे छोटा अरल सागर। एक क्वेश्चन तो हो गया आपका पक्का। ईरान की बॉर्डर शेयरिंग देख लीजिए, कैस्पियन सागर को टच कर रहा है। ब्लैक सागर को टच मत करा देना, ठीक है। ब्लैक सागर तो आधा हिस्सा टर्की ही टच करता है। मतलब ब्लैक सागर की जो नीचे कंट्री बैठी है ना, वो पूरा टर्की ले जाती है। तो आपको और कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है। बाकी जो बॉर्डर शेयरिंग हो रही है ना, ऊपर वाली कंट्रियों की हो रही है ब्लैक सागर से। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यार सीरिया कहीं ब्लैक सागर को टच तो नहीं करता है, क्यों करेगा टच जब आपके माइंड में बैठा है कि ब्लैक सागर के नीचे जो है वो एक ही कंट्री बैठी है, टर्की, और वो किसी को टच नहीं करने देता, है ना। उसका जियोग्राफिकल टोपोग्राफी है ऐसी कि वो पूरा टच कर लेता है। तो सीरिया का कोई स्थान नहीं है, इराक का कोई स्थान नहीं है। हाँ, ये लेबनान वगैरह, इसराइल वगैरह, जॉर्डन वगैरह। खैर इसराइल जॉर्डन तक तो नहीं जाओगे, फिर भी अगर सीरिया रहे ऑप्शन में तो हटा दिया करो। ठीक। बाकी ईरान का देख लीजिए। ईरान कैस्पियन सागर से टच हो रहा है। पर्शियन गल्फ आपको दिख रही है, पर्शियन गल्फ से भी टच होता है। और आपको ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिख रही है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जल संधि जो है, पर्शियन गल्फ को फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की जल संधि, ओमान की खाड़ी, सॉरी हाँ, ओमान की खाड़ी को ये स्टेट जोड़ती है। ठीक। पाकिस्तान टच करता है ईरान से, बिल्कुल। ये तो बैकर्स हैं इनके बहुत बड़े वाले। अफगानिस्तान, बिल्कुल। तुर्कमेनिस्तान भी टच कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में कल, कल नहीं, इसी टेस्ट में उज्बेकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिरदरिया, अमू दरिया, अरल सागर, दो नदियों के बीच में बसा एक राष्ट्र। ओके। तेहरान इसकी कैपिटल है। चलिए बहुत हो गया, आ जाइए वापस। तो ईरान की सीमा कैस्पियन सागर ठीक है, फारस की खाड़ी ठीक है, पहली बात सही है। ईरान का जो आबादान शहर है, तेल शोधन केंद्र, ये तो फेमस सिटी है, कोई दिक्कत नहीं। आबादान याद रखना, आबादान ईरान का है। सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए 71 देखिए, भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में की जाती है। तो धान की कृषि के लिए तो यार पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, बारिश चाहिए। बारिश अगर नहीं होती है तो नदी नाले होना चाहिए, नहर होना चाहिए, है ना। वो भी नहीं है तो ट्यूबवेल होना चाहिए। और आपके ट्यूबवेल में इतना पानी होना चाहिए कि वो खेत को भर सके, तब जाके धान की खेती हो सकती है। और धान हमारी मेन क्रॉप भी है ना, भारत की मेन क्रॉप है। खरीफ की फसल है ना। चावल कैसी है, खरीफ, खरीफ की फसल है। दूसरी बात है यहाँ पे, धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त है। तो देखो ये बात तो सही है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ठीक है, सुइटेबल है। 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी है। लेकिन भाई अब टेम्परेचर का कोई ज्यादा रोल रहा नहीं, है ना। बारिश का कोई ज्यादा रोल रहा नहीं। बारिश जहाँ पे नहीं भी होती तो वहां पे और भी तो तरीके होंगे पानी के लिए, जैसे मैंने बताया ट्यूबवेल होगा। और अभी भी कुएं हैं लोगों के पास, कुएं से पानी दे के खेत भर देते होंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो पहली बात लिखी है कि उत्तर और पूर्वी राज्यों में ही की जाती है, ये साउथ में भी की जा सकती है। ठीक है। आप राजस्थान में भी धान की खेती कर सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। और अब तो यार बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। पैक हाउस सुना है ना, पैक हाउस। अब तो लोग पैक हाउस ही इतने इतने बड़े बड़े बना रहे हैं कि वहां पे भी आप टेम्परेचर को मेंटेन करके, मॉइस्चर को मेंटेन करके, मतलब जो प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए होता है किसी भी क्रॉप के लिए, आप किसी स्पेसिफिक क्रॉप का क्लाइमेट आप जनरेट कर सकते हैं पैक हाउस में, उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखो कारण एक्सप्लेन तो कर रहा है, अगर लेकिन कथन में एक चीज लिखा होता कि भारत में धान की कृषि केवल, अगर केवल लिखा होता तब गलत हो जाता रीजन। ठीक है, लेकिन केवल लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। समझ आ रहा ना चीजें। 72 देखें क्या है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट है।
अच्छा, थर्मल पावर प्लांट है। लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा ठीक है, फिर हम बताना। अभी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। दो चीजें आपसे वो जानना चाह रहा है। पहली चीज तो ये कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे, है ना। तभी तो आप ऑर्डर लगा पाओगे दक्षिण से उत्तर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। चलो यहाँ पे आपकी मैपिंग भी टेस्ट टेस्ट हो जाएगी। अच्छा आप लोग बताइए कि झारखंड ऊपर है, उत्तर में है, या फिर गुजरात उत्तर में है। इन चारों ऑप्शन में, चारों स्टेट में सबसे उत्तर में कौन है ये बताइए। गुजरात है या फिर झारखंड है। और गुजरात अगर आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल भी गलत बात है ना। लगना नहीं चाहिए। मैपिंग ठीक से करना पड़ेगा। झारखंड सबसे उत्तर में है। ठीक। अब यहाँ पे दक्षिण से उत्तर में सबसे बताना है, तो सबसे दक्षिण का देख लीजिए पहले। सबसे साउथ में कौन है। ये तो आसान है, साउथ का तो लगा लेंगे, महाराष्ट्र है। उसके बाद फिर दक्षिण से उत्तर चल रहे हैं ना, तो आप उत्तर चलिए। महाराष्ट्र के उत्तर में कौन सा दिखेगा आपको। आपको दिखेगा गुजरात। ठीक है। गुजरात और उड़ीसा एक लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन गुजरात में जो तापी की लोकेशन है ना, वो थोड़ा सा साउथ में है, इस वजह से। हाँ लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना कि सबसे उत्तर में झारखंड है। सबसे उत्तर में झारखंड है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो गया 4। फिर गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो गया 2। फिर हो जाएगा उड़ीसा। फिर हो जाएगा झारखंड। 4231 इसका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा मैप पे देखिए। यहाँ पे देखिए गुजरात को देखिए। गुजरात आपको दिख रहा है। महाराष्ट्र दिख रहा है। उड़ीसा दिख रहा है। और झारखंड दिख रहा है। देखो झारखंड की स्थिति सबसे ऊपर है। ठीक है। सबसे नॉर्थ में है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाइए वापस क्वेश्चन पे। 73 कीजिए। जलप्रपात है, अवस्थिति है। चचाई, चूलिया, कुंचिकल और दूध सागर। चारों ही ऑप्शन, चारों ही क्वेश्चन अच्छा पूछा है। चूलिया, चचाई, बता दीजिए जल्दी से। चचाई तो आपके बगल में ही है, रीवा में है। रीवा मध्य प्रदेश में है। कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है भैया, ये भारत का। पता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराही नदी द्वारा निर्मित है। बराही, कर्नाटक। ठीक है। दूध सागर तो इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। दूध सागर ये मंडोवी नदी पर है। मंडोवी रिवर कहाँ पे है भैया। गोवा। एक ही तो रिवर है, गिनी चुनी गोवा की। और जूलिया है ये राजस्थान में। ये राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में जो नदी है वो है चंबल। चंबल। तो एक का हो जाएगा 3। चचाई रीवा में है, और रीवा में जो नदी है, रीवा में जो नदी है वो है बीहड़। तो यहाँ हो जाएगा 1। और कुंचिकल, बराही नदी आपने सीखा। दूध सागर, मांडवी। 3142 हो जाएगा। ठीक है। 3142 डी ऑप्शन राइट है। चलिए 74 देखें। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों सागर को उत्तर से दक्षिण क्रम में बिठाइए। सबसे आसान तो यही दिख रहा है हमें, है ना। रेहंद रिवर वाला। रेहंद रिवर, ये तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ है। नागार्जुन सागर ये तेलंगाना में है। तेलंगाना। ठीक है, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखना। कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राजा ये है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी। कावेरी लोकेशन है कर्नाटक। और निजाम सागर है गोदावरी पर। गोदावरी नदी है मंजीरा, पढ़ते हो ना, ट्रिब्यूटरी पढ़ते हो मंजीरा। और ये भी तेलंगाना में। ठीक है। तेलंगाना में। ये भी कठिन क्वेश्चन पूछ लिया भाई, है ना। अब ठीक है, स्टेट हमें पता चल गए। स्टेट हमें पता चल गए। अब किस स्टेट में किस जगह लोकेट है ये सागर। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो गया। फिर भी कुछ कुछ आप हिंट लगा सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आसान है, रेहंद सागर। रेहंद रिवर जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो सबसे नॉर्थ में हो जाएगा, है ना। उत्तर से दक्षिण बताना है, तो सबसे ऊपर तो चौथा रहेगा। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे हमारे कैंसिल हो गए, है ना। इतना तो क्लियर है ना। उसके बाद फिर गोदावरी पे आ जाइए, क्योंकि कृष्णा से ऊपर गोदावरी है, कावेरी से ऊपर गोदावरी है। हो जाएगा ना भाई ये। तो 4 के बाद 1 आ जाएगा। और 4 के बाद 1 एक ही ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है। पॉज कर लेना और सीख लेना अच्छे से। चलिए 75 देखें। सिल्क प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है।
क्या कहते हो, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे तो फिर चाइना प्रथम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा है, हम लोगों ने करंट अफेयर्स पीडीएफ में भी ये सारी चीजें कवर की हैं कि सिल्क की ये जो ये वैरायटी होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो मलबेरी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। मलबेरी पढ़ते हैं, टसर। टसर के बारे में आपको कई बार बताया है, ओक के बारे में बताया, ओक टसर। क्या लिख रहा हूँ? ओक टसर। ईरी के बारे में बताया हूँ और मूंगा के बारे में बताया हूँ। ये 5 आपको वैरायटी याद रखना है, 5 6 जो भी है, मलबेरी, टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा, जिसमें से मूंगा जो है इसमें हम अव्वल हैं। ठीक है। इसमें हम अव्वल हैं। भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन में शीर्ष स्थान है। पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। ठीक है। 76 देखें। परियोजना नदी से मिला दीजिए। बगलीहार प्रोजेक्ट बहुत ये डिस्प्यूटेड रहता है ना, न्यूज में बना रहता है। बगलीहार प्रोजेक्ट बताइए। जिसमें से सबसे आसान तो यही लग रहा है हमें, है ना। बगलीहार कहाँ पे? चुनाव पर है, डी का 4। ये भी सही यार, ऑप्शन भी अच्छा दिया है, डी का 4 एक ही ऑप्शन में है। टॉन्स रिवर ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है। यमुना रिवर की। सभी की यहाँ पे जगह भी जाने रही है। किसा भी उत्तराखंड में है, देवसरी भी उत्तराखंड में है, और ये जो रेणुका है ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में। और ये जो गिरी लिखा है ये सही है। ठीक है, गिरी। तो यहाँ पे सब लाइन से मैच है, 1 2 3 4 हो जाएगा। देखें 77। यहाँ पे दर्रों की स्थिति पूछा है भाई, पूरा मैपिंग का मुझे लगता है लाइन से क्वेश्चन है ना। मैपिंग बना हो नहीं पाएगा कुछ। वैसे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। काराकोरम दर्रा, जोजिला, माना, नीति, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, पीर पंजाल, बनिहाल। वैसे ऑप्शन कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। उत्तर से दक्षिण बताना है, और सबसे उत्तर में तो यार जान ही रहे हो काराकोरम है। लेकिन ऑप्शन बहुत कॉम्बिनेशन जो है बहुत आसान है। उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, और सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम, एक ही ऑप्शन है देखो, है ना। काराकोरम के साउथ में आएंगे तो आपको जो जिला मिलेगा। फिर नीचे आएंगे आपको तो नीति पास मिल जाएगा, और साउथ में आओगे तो माना मिल जाएगा। ठीक है। देखिए 78, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, वेस्टर्न हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है। ये आप हिमालय देख रहे हैं, तीनों श्रेणियां देख रहे हैं। ये आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, और ये अरब सागर देख रहे हैं। ठीक है। पूर्वी हिमालय की बात हो रही है, मतलब इस हिस्से की बात हो रही है। और पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है, इसका मतलब ये वाला हिस्से की बात हो रही है। ठीक है। अब मैप को देख के बताइए कि पूर्वी हिमालय जो है, ईस्टर्न हिमालय जो है, इसकी बे ऑफ बंगाल से डिस्टेंस कम है, बिल्कुल कम है। और वेस्टर्न हिमालय की अगर सी से दूरी देखें तो सी से दूरी वेस्टर्न हिमालय की बहुत दूर है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो हवाएं आएंगी नमी वाली, वो सबसे पहले कहाँ पे आएंगी? वो ईस्टर्न हिमालय आएंगी, है ना। और आप एयर प्रेशर बेल्ट में जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसमें पढ़ते होंगे कि जो मानसून होता है, जो मानसून आता है जून के मंथ में, है ना, इस तरीके से ट्रेवल करता है। हवाओं की डायरेक्शन कैसे रहती है? ऐसे रहती है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में बाद में पहुंचता है, पहले ईस्टर्न इंडिया में एंटर कर जाती हैं हवाएं। और कुछ हिस्सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी चला जाता है इन्हीं हवाओं का। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि बारिश की मात्रा ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा है, इस वजह से वहां पे वेजिटेशन ज्यादा है। और वहां पे ये जो सघन शब्द आप देख रहे हैं, इसी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि रेनफॉल अच्छी मात्रा में है। ठीक है, रेनफॉल अच्छी मात्रा में है पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में नहीं है। और चूंकि हाइट पे भी है, ऊंचाई पर भी है, तो ऊंचाई पर फिर टेम्परेचर भी एक फैक्टर काम करने लगता है ना। वहां पे आइस है, आइस कैप ज्यादा है। ठीक है। तो जो कथनों कारण लिखा है वो सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 79 देखें। यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है और एलिट कंट्री पूछा गया है, किसकी सहायता से इनको बनाया गया। पहले तो लोकेशन देख लेते हैं कि है कहाँ पे। ये तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। कुन्नकुलम तमिलनाडु में है। रावतवाड़ा राजस्थान में है। और जैतपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब तारापुर जो परमाणु संयंत्र है, ये किसके संयोग से बनाया गया था?
ये बनाया गया था अमेरिका के सहयोग से। कुंडनकलम बनाया गया था रसिया की सहायता से, ठीक है, रूस की सहायता से। बनाया गया था फ्रांस की सहायता से। इसके सामने देखिए ब्रिटेन लिख रहा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए, जैतपुर। बाकी तीनों सही मैच है। गलत पूछा था, गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 80 देखिए, यूरेनियम के संदर्भ में बताइए। यूरेनियम के बारे में तो हम लोग एक ही जगह जानते हैं जो फेमस है, जादूगोड़ा, है ना। ये फर्स्ट माइन थी इंडिया की, फर्स्ट माइन ऑफ इंडिया। कहाँ पे जादूगोड़ा? झारखंड में। चलिए, पहला, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, यूरेनियम नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है यार, ये तो जानते हैं हम लोग। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लौर क्षेत्र जो है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी ठीक है, नेल्लौर याद रखिए। आंध्र प्रदेश के लिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था माइका के बारे में, है ना, अभ्रक के बारे में। अभ्रक में 3 जगह पढ़ी थी हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में। साथ में एक ऑप्शन गिरिडीह भी था, लेकिन ये गलत था क्योंकि ये कोल माइन थी, ये कोल माइन थी और आंध्र प्रदेश की नहीं थी। यही क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 81 देखें। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम। अब इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा यार, है ना, पीसीएस। कर्क रेखा यानी 23.5, नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं कर्क रेखा, या 23.5 डिग्री अक्षांश। अभी आपको बताना है कि कितने राज्यों से गुजरती है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग 8 पढ़ते हैं। अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें तो सीक्वेंस बनता है, गुजरात से एंटर करती है, राजस्थान में भी कुछ हिस्से में टच करती है, ध्यान रखना, ठीक है, राजस्थान को इग्नोर मत कर देना। राजस्थान से मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है, फिर छत्तीसगढ़ एंटर कर जाती है, फिर झारखंड एंटर कर जाती है, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट में कूद जाइए। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको टीपी याद रखना है, टीएम याद रखना है, ठीक है, त्रिपुरा, और सबसे लास्ट में मिजोरम। यही है ना सीक्वेंस। ये टोटल हो जाते हैं 8 स्टेट। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं निकलती है, ठीक है। 82 देखिए, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना, डोरंट रेखा भारत अफगानिस्तान। ये तो सही है ना। और शून्य रेखा बोला जाता है बांग्लादेश और भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कितने युग्म सही हैं? चारों युग्म सही हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन, 4 लिखा है इसमें, चारों ऑप्शन सही है। 83 देखें। कथन में पूछा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखो यार, ये जितने भी टाइप के रॉक हैं, है ना, चट्टानें हैं, ये सबको पता होना चाहिए आपको, सारी प्रॉपर्टी सभी की। जैसे गोंडवाना के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोल रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनका। धारवाड़ के लिए मेटेलिक रिसोर्स के लिए जानी जाती है, ठीक है, मेटेलिक रिसोर्स यानी धात्विक खनिज जो है, धात्विक धात्विक खनिज में क्या आ जाता है, जो धातु है वो आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, अभ्रक आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, कोबाल्ट, क्रोमियम वगैरह, ठीक है। दूसरे में लिखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों से परिपूर्ण है, ये तो वहां गलत है। कोल लिखा है, कोल के लिए यहाँ पे गोंडवाना होना चाहिए था, ठीक है, गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोल के लिए नहीं फेमस है, कोल रिजर्व नहीं है यहाँ पे। किसके लिए है? मेटालिक रिसोर्स के लिए। कारण गलत है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है। चलिए 84 देखिए, हॉट वाटर सोर्स और लोकेशन, पुराने क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कीजिए। मणिकर्ण है, उगा घाटी है, ताता पानी है और सोहाना है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का फेमस है भैया। उगा घाटी ये लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख। ताता पानी कहाँ का है? ताता पानी उड़ीसा का है, हॉट वाटर सोर्स है। और सुहाना है हरियाणा का, ठीक है। तो यहाँ पे मिला दीजिए, हिमाचल प्रदेश लिखा ना पहला, तो ये 3 हो जाएगा। लद्दाख 1 पर लिखा है, उड़ीसा 4 पे लिखा है, हरियाणा 2 पे लिखा है, 3142। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 85, युमथांग घाटी के संदर्भ में बताइए। युमथांग घाटी, इसके पहले पढ़े हैं कभी? सिक्किम में है ये, ठीक है, सिक्किम की वैले है। तो ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इस घाटी में पाए जाते हैं और हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दी, नागालैंड लिख दिया, नागालैंड की नहीं है ये वैले, ये सिक्किम की है।
पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ पे सही है। रोडोडेंड्रॉन, ये होता क्या है रोडोडेंड्रॉन, देखे हो? अभी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। चलिए, 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लौह इस्पात उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं? लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, पहले तो पढ़ लीजिए सारा। अकुशल प्रशासन लिखा है, मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता, सिकनेस, कोकिंग कोल की कमी, कच्चे माल की अपर्याप्तता। देखें, अब देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, कच्चे माल की पर्याप्तता, ये समस्या कैसे हो सकती है ना? ये तो सॉल्यूशन है। अकुशल प्रशासन ये चीज हो सकती है, मिनी स्टील प्लांटों की सिकनेस ये हो सकती है, कोकिंग कोल की कमी ये हो सकता है, लेकिन चौथा पॉइंट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या नहीं है। चौथे पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। 87 देखें, ये पेज थोड़ा सा यार वाइटिस नहीं है ना? निग्रो या फिर निग्रोटो प्रजाति के संदर्भ में बताइए। ये 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 जो ट्राइब है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात ठीक है। ये दिखते कैसे हैं? ये पीले रंग के नहीं दिखते हैं, ये दिखते हैं कत्थई कलर के, ठीक है। ये काले भूरे और कत्थई कलर के दिखते हैं। कत्थई कलर समझते हो ना? ब्राउन। तो ये बात यहाँ पे दूसरी बात इन्होंने गलत लिखी थी, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए 88 देखें, ट्राइब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में। अंगामी, खासी, चकमा, बैगा, सब कुछ हम लोग पढ़ के रखे हैं पहले। बताइए अंगामी कहाँ की है? ये नागालैंड की है, नागालैंड की। खासी कहाँ की है? खासी तो, खासी जयंतिया ये सब जान रहे हो ना, मेघालय हो जाएगा, मेघालय। और चकमा, चकमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। और ये जो बैगा है, ये तो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो देखो पहली बात गलत होगी, आगामी, अंगामी जो है सिक्किम में नहीं है, नागालैंड की है। खासी मिजोरम में नहीं है, ये भी गलत है। चकमा मिजोरम ठीक है, और बैगा छत्तीसगढ़, चूंकि नॉर्थ इंडिया में छत्तीसगढ़ भी आता है, तो छत्तीसगढ़ ठीक है। यानी तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। देखें 89 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये बोल रहे हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। आर्द्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था ड्राई, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा भारत में, ठीक है। नीका क्षेत्र सबसे ज्यादा है, मॉइस्ट नहीं है, आर्द्र नहीं है। आर्द्र का नंबर दूसरा है, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है। पहली बात गलत। साल सागौन जैसे वृक्ष जो हैं, ये कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण है। मॉइस्ट का ये इन्होंने उदाहरण भी बता दिया, तो ये मॉइस्ट के नहीं है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो दूसरी बात भी गलत हो गई, यहाँ पे भी आर्द्र की जगह क्या होना चाहिए था? शुष्क। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 90 देखिए, भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को आरोही क्रम में बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एसटी की जो पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 2011 में सेंसस आया था, 2011 से पढ़ रहे हैं ना। एक ही ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, पहले में तीसरा लिखा है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्राइब है, उसके बाद फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, ठीक है। 91 देखिए, IBSA फंड के बारे में पूछ रहे हैं। IBSA फंड क्या है? आई से इंडिया है, बी से ब्राजील है, और SA से साउथ अफ्रीका है। इन तीनों देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 2006 में की गई थी, ये सॉरी 2004 में की गई थी। और इसका उद्देश्य भुखमरी और गरीबी को कम करना था, ठीक है। गरीबी, भुखमरी को कम करना था। पर्यावरण से संबंध इसका कोई नहीं था। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, पहली बात यहाँ पे सही है, केवल
1 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना क्या पूछा है, गलत पूछा है कि सही। सही पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखे 92। ये क्वेश्चन बड़ा उटपटांग सा है। 1963, ये कौन याद रखेगा, है ना। 1963 से प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। हो सकता है ये पॉइंट इसलिए डाला ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। बस आपको ये जानना चाहिए कि जर्मनी में ये म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन होता है। म्यूनिख तो जगह है ना वहाँ की, तो लगा ही लेंगे। कारण है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सम्मत करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 93 देखें। व्यक्ति हैं और ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दो। हाँ, इसको देखिए, 94 को देखिए। एसडीआर रिपोर्ट कौन बनाता है। एसडीआर ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है ना। एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सही है। भारत विकास रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, मार्क करके बताया था कि भारत डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आपको नीति आयोग नहीं लगा देना है, वही क्वेश्चन छपा हुआ है। भारत विकास रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ना कि नीति कमीशन की। वो इसी सिर्फ इसी पॉइंट को जानने के लिए क्वेश्चन बनाया है, जान लीजिए आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट हटा दीजिए बस। दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल ए हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से WEF की रिपोर्ट है। WEF की तो हम लोग तमाम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, GGR भी पढ़ते हैं। पर्यटन वाला पढ़ते हैं ना, पर्यटन प्रति स्पर्धात्मक रिपोर्ट जो होती है। ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, WEF की रिपोर्ट। और एमिशन गैप रिपोर्ट, ये UNEP की रिपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 134। ओके, 95। हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोहियों के हमले से सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया मिशन एस्पाइड। ये मिशन का नाम याद रखना, ठीक है, एस्पाइड। यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन है ये। सिर्फ इसके बारे में ही पूछा जा सकता है, मिशन एस्पाइड क्या है, तब लगा देना है। ठीक है, ये वाला लगा देना, लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोही से या फिर उनके हमलों से बचाने के लिए एक स्टार्ट किया गया मिशन। चलिए देखिए, AWTO ओल्ड क्वेश्चन है, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। 98 पे आइए। हाँ, ये देखिए, ये विजिट वगैरह होती रहती है PM मोदी साहब की, तो ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, अभी इस द्वीप पर एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया था, इस वजह से न्यूज में है। और ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। ठीक है, इंडियन ओशियन में, ये अरब सागर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ पे एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया, ये बात ठीक है। इंडियन ओशियन ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। इंडियन ओशियन में हम लोग चागोस द्वीप भी पढ़ते हैं, चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसका एक छोटा सा आइलैंड डियागो गार्सिया भी है, डियागो गार्सिया। जिस रीजन में ये बिलोंग करते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, है तो इंडियन ओशियन लेकिन उसको बोलते हैं बियोट। ठीक है, बियोट। ब्रिटिश इंडियन ओशियन ट्रिटी, ए सॉरी, ये जो टेरिटरी है। 99 देखें, सैन्य अभ्यास है कुछ, और किस किस के साथ होते हैं बस ये बता दीजिए। ये लामीतीय है, टाइगर ट्रैम्प है, सी डिफेंडर्स है, और IMT त्रिलेट है। बताइए भैया। लामीतीय होता है सेशल्स के साथ। ठीक, पहली बात सही लिखी है। टाइगर ट्रैम्प होता है अमेरिका के साथ। सी डिफेंडर्स USA। ठीक है, और IMT त्रिलेट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, त्रिलेट। बाकी सब तो पड़े हुए हैं, तो आसान है। ये 24 से 24, ये ईयर सब नहीं, अभी बस हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सभी।